आप सभी मित्रों का ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 पर स्वागत है। मित्रों, आज हम यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास झूठा सच को पढ़ेंगे। झूठा सच के दोनों भागों को देखेंगे जो यूजीसी नेट में लगा हुआ है। तो मित्रों, बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं उपन्यास झूठा सच। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो ऑल हिंदी तैयारी मंच 101। तो झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास है। और पहले तो हम देखेंगे कि यशपाल का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, फिर उसके बाद हम उपन्यास पे आएंगे। तो यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। झूठा सच दो भागों में विभक्त है। पहले भाग का नाम वतन और देश 1958 ईस्वी, दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य 1960 ईस्वी। ये दोनों आप याद रखिएगा, पहले भाग का नाम क्या है, दूसरे भाग का नाम क्या है, प्रकाशित कब हुआ है 1958 और 1960 ईस्वी। प्रथम भाग का जो प्रथम भाग में जो कथानक है 17 खंडों में विभाजित किया गया है, विभाजित है, और 19 खंडों में दूसरे भाग का कथानक विभक्त है। तो झूठा सच उपन्यास में भारत विभाजन की तस्वीर दिखाई गई है। झूठा सच उपन्यास में भारत विभाजन की तस्वीर दिखाई गई है। ब्रिटिश नीति फूट डालो राज करो की नीति में पूरा देश कैसे पिस रहा है, इसका भी चित्रण इसमें किया गया है। दोनों भागों में सन 1942 से लेकर 1957 तक की परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। दोनों भागों में लगभग 15 वर्षों का समय है, 15 वर्षों का इसमें ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, 1942 से 1957 तक। यशपाल का यह कालजयी उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के ऐतिहासिक कालखंड का महाआख्यान है। झूठा सच के पहले भाग में विभाजन के दौरान हुई लूटपाट और हिंसा से रोंगटे खड़े कर देने वाले माहौल और उस भीतरी विभाजन का यथार्थवादी अंकन किया गया है। दोनों भागों में देश के सामाजिक और राजनैतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है। उपन्यास का संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर बुना गया है, जिसमें जालंधर, अमृतसर, लखनऊ, दिल्ली आदि स्थानों का वर्णन किया गया है। तो आगे देखिए कि प्रथम भाग में विभाजन के वास्तविक कारणों, दर्दनाक स्थितियों और शरणार्थियों की स्थितियों का चित्रण है। इसके साथ साथ विभाजन से पूर्व के सांप्रदायिक दंगों का मार्मिक वर्णन है। इसमें झूठा सच उपन्यास में यह उपन्यास कैसा है, त्रासदी पर लिखा गया है, विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है। तो यह बहुत ही लंबा उपन्यास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है उस समय की स्थिति को जानने के लिए। तो कथा का आरंभ पंजाब के लाहौर के भोला पांधे की गली के एक मध्यवर्गीय परिवार मास्टर राम लुभाया और बड़े भाई राम ज्वाया के परिवारों की कहानी से होता है। कथा का आरंभ कहाँ से होता है? पंजाब के लाहौर के भोला पांधे की गली के एक मध्यवर्गीय परिवार मास्टर राम लुभाया और बड़े भाई राम ज्वाया के परिवारों की कहानी से होता है। दो भाई होते हैं, उनके परिवार से ये कहानी चलती है। जब उनकी माताजी खत्म हो जाती हैं तो तब कथा चल पड़ती है। तो आगे देखिए, राम ज्वाया की पुत्री शीला की शादी तय हो जाती है। इसकी चिंता राम लुभाया को भी होती है कि अपनी पुत्री तारा का विवाह करे। ठीक है, तो आगे देखिए कि राम लुभाया के बेटे का नाम जयदेवपुरी है। जयदेवपुरी इस उपन्यास का नायक भी है। और देखिए कि राम लुभाया के बेटे का नाम जयदेवपुरी है। उपन्यास में 15 वर्षों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, 1942 से 1957 तक। ठीक है, 15 वर्षों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है जो आज़ादी के पूर्व एवं आज़ादी के बाद तक चलता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि इसमें झूठा सच उपन्यास में कितने वर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है, ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, कितने समय से कितने समय का, 15 वर्षों का। और समय भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए 1942 से 1957 तक।
देश के विभाजन से पूर्व एवं बाद में स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार एवं उनकी दयनीय दशा का चित्रण मुख्य रूप से इसमें दर्शाया गया है। देश के विभाजन से पूर्व एवं बाद में स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार एवं उनकी दयनीय दशा का चित्रण मुख्य रूप से इसमें दिखाया गया है। किस प्रकार से स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनका यहाँ पर चित्रण बखूबी दिखाया गया है इस उपन्यास में। उपन्यास के केंद्र में मुख्यतः लाहौर, जालंधर और दिल्ली आते हैं। ये प्रथम भाग में आते हैं, लाहौर, जालंधर और दिल्ली। और दूसरे भाग में जालंधर है, अमृतसर है, लखनऊ और दिल्ली का भी नाम आता है। तो इसमें पात्र देखेंगे हम। मित्रों, जैसे चैनल अगर खोजने पे ना मिले तो हमारे नाम से भी चैनल आप खोज सकते हैं। वहाँ पर चैनल में वीडियोस पर जाएंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। हाँ, सारे उपन्यास, सारे नाटक और सारी कहानियाँ। तो आगे देखिए, मास्टर राम लुभाया। इनके भाई राम ज्वाला हैं, जयदेवपुरी के पिता हैं। कौन? जयदेवपुरी के पिता हैं मास्टर राम लुभाया। ठीक है। जयदेवपुरी एमए पास हैं, प्रोफेसर बनने की इच्छा नायक के रूप में चित्रित हैं। ये इसके प्रमुख पात्र हम देख रहे हैं, सारे पात्र हैं तो और उनके बारे में देख रहे हैं कि जयदेवपुरी कौन है, एमए पास हैं, प्रोफेसर बनने की इच्छा है, नायक के रूप में इस उपन्यास में चित्रित किए गए हैं। कनक कौन है? जयदेवपुरी की प्रेमिका है कनक, जिससे ये पहला प्रेम करते हैं, उसका नाम कनक रहता है। और दूसरा भी प्रेम करते हैं, वो भी इसमें है। फिर तारा है, तारा जयदेवपुरी की बहन है, उपन्यास के केंद्र में मुख्य रूप से रहती है। ये हमेशा उपन्यास के केंद्र में बनी रहती है। कौन? तारा, जो इसकी बहन रहती है। असद कौन है? तारा का प्रेमी है, एक बचाव दल का क्रांतिकारी है असद। फिर उसके बाद आते हैं सोमराज। सोमराज कौन है? बेईमान है, लंपट है, आवारा है, तारा का पति है। तारा का इससे विवाह हुआ रहता है सोमराज से, ये बिल्कुल एकदम आवारा रहता है। अंत में तारा की शादी दूसरे किसी व्यक्ति से होती है, प्रोफेसर पाननाथ से। उर्मिला कौन है? उर्मिला पुरी के जीवन में आने वाली लड़की है, दूसरी प्रेमिका कह सकते हैं आप। ठीक है, उर्मिला। गिल कौन कौन है? मार्क्सवादी युवक है, कनक जिस पे समर्पित होती है, कनक इसी पे समर्पित होती है। कनक जयदेवपुरी की जो पहली प्रेमिका होती है वो गिल पर जाकर समर्पित हो जाती है, फिर उसी से उनका विवाह होता है। डॉक्टर प्राणनाथ हैं, प्रोफेसर हैं, तारा की सहायता करते हैं, तारा से विवाह भी करते हैं। सूद जी एक कांग्रेसी नेता हैं, जयदेव की बहुत अधिक सहायता करने वाले हैं। सूद जी एक कांग्रेसी नेता हैं, जयदेव की बहुत अधिक सहायता करने वाले हैं सूद जी। और उपन्यास के विषय में स्वयं यशपाल जी कहते हैं कि झूठा सच में सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ। कितना बढ़िया उन्होंने कहा है कि झूठा सच में सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ, जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और सहायता, अपनी साहस नहीं छोड़ता है। इसमें मतलब इतनी बड़ी बात ये स्वयं से लेखक ने ही कही है कि झूठा सच में सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ, जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और साहस नहीं छोड़ता। तो ये लेखक का ही कथन था। आगे देखिए, उपन्यास के विषय में काशीनाथ सिंह जी कहते हैं कि यशपाल का जो झूठा सच है वह हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है। कौन? काशीनाथ सिंह कह रहे हैं कि यशपाल का जो झूठा सच है वह हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है। इसमें त्रासदी को व्यापक फलक पर प्रस्तुत किया गया है और यह हिंदी के विभाजन के बारे में लिखा गया सर्वोत्तम उपन्यास है। तो ये भी बहुत मोस्ट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। तो काशीनाथ सिंह। आगे देखिए, उपन्यास के बारे में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का मत है कि पूरा रामचंद्र तिवारी ने निचोड़ ही इसी अपने मतलब एक ही कथन में कह दिया है, जितना इसके अंतर्गत देखा गया है सारा चीज कुछ छूटा ही नहीं है। तो देखिए, काफी बड़ा सा कथन है कि उपन्यास के बारे में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का मत है कि विभाजन के पूर्व के पंजाब की स्थिति, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, निम्न मध्यवर्गीय जीवन की अव्यवस्था, राजनीतिज्ञों के दांव पेच,
सांप्रदायिक संकीर्णता और तनाव, देश का विभाजन, भीषण नरसंहार, विस्थापितों की दुर्दशा, उनकी आश्रय जीवन शक्ति, मनुष्यता के आवरण के भीतर दबी हुई पछता का तांडव, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समाज और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, निम्न मध्य वर्ग का नैराश्य आदि सब कुछ इसमें यथार्थ रूप से चित्रित हुआ है। मित्रों, विभाजन के समय विस्थापितों का अर्थ यहाँ पर हो गया जो दूसरी जगह पर गए हुए हैं, जो अलग हो गए हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, वो सारी बातें इस उपन्यास में बखूबी दिखाई गई हैं, चित्रित हुई हैं। ये विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है, तो इसलिए पूरा रामचंद्र तिवारी ने अपने एक ही कथन में सारी बातों को कह दिया है कि देखिए, फिर से एक बार देखिए कि विभाजन के पूर्व के पंजाब की स्थिति, उसके पहले पंजाब की स्थिति क्या थी, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन क्या था, निम्न मध्यवर्गीय जीवन की अव्यवस्था, राजनीतिज्ञों के दांव पेच, सांप्रदायिक संकीर्णता और तनाव, देश का विभाजन, भीषण नरसंहार, विस्थापितों की दुर्दशा, उनकी आश्रय जीवन शक्ति, मनुष्यता के आवरण के भीतर दबी हुई पछता का तांडव, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समाज और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, निम्न मध्य वर्ग का नैराश्य आदि सब कुछ इसमें यथार्थ रूप से चित्रित हुआ है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। आगे देखिए, उपन्यास की प्रमुख पंक्तियां एवं संवाद देखेंगे। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत से हम 2-3 दिन में एक वीडियो डालते हैं, पूरा लिखते हैं, किताबों से सारी किताबें इकट्ठा करते हैं, पूरा कहाँ कहाँ से कौन कौन से कथन हैं, कौन से आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। हाँ, तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, देखेंगे कि विद्या चाहे जितनी उत्तम वस्तु हो और पैसा केवल हाथ का मैल है, परंतु विद्या पैसे के बिना अप्राप्य रहती है। बिल्कुल सही बात है। ये किससे है? झूठा सच। ठीक है। अन्य सब सम्मान शिष्टाचार मात्र हैं, पैसे का बल ही वास्तविक सम्मान है। ये कलयुग में चल रहा है। सोचिए, उस समय यशपाल के द्वारा कही गई बात 1958-60 में और 2024 चल रहा है, तो उसमें कह रहे हैं कि अन्य सब सम्मान शिष्टाचार मात्र हैं, पैसे का बल ही वास्तविक सम्मान है। ये कलयुग में चल रहा है। कहने का मतलब इनका उपन्यास जो है कालजयी है। तो जर्नलिज्म सियासत का जहाज है। जर्नलिस्ट चाहे तो टेस्ट को बचा ले, चाहे तो डुबा दे, स्टेट को चाहे तो बचा ले, चाहे तो डुबा दे। ये कशिश जी का कथन है। एक पात्र इसमें कशिश जी भी हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। व्यवहार रूढ़ बनकर संस्कृत कहलाता है। जब कोई व्यवहार लंबे समय से चल रहा हो और वो रूढ़ बन जाए, फिर वही संस्कृत कहलाने लगता है। ये भी इसी से कथन है। कलाकार और लेखक का यश पोला ढोल होता है। कितना बढ़िया इनका कथन है कि कलाकार और लेखक का यश पोला ढोल होता है, जिसकी गूंज दूर तक जाती है, परंतु भीतर पोल रहती है, अर्थात खाली रहता है। बात यह है कि लड़का उछल कूद चाहता है और लड़की बंध जाना और बांध लेना चाहती है। इसमें तारा की एक सहेली रहती है, कृष्णा। ये उसी के द्वारा कहा गया कथन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बात यह है कि लड़का उछल कूद चाहता है और लड़की बंध जाना और बांध लेना चाहती है। कृष्णा तारा की सहेली। उपन्यास के प्रथम भाग में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले पंजाबी टप्पों और लोकगीतों का भी यथा प्रसंग समावेश किया गया है। इस उपन्यास में कहीं कहीं पर जो पंजाब में उनके मतलब त्योहारों के समय उनके फंक्शनों में जो गीत गाए जाते हैं, उनका भी इसमें चित्रण किया गया है। द्वितीय भाग के अंत में लेखक ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि जनता निर्जीव
नहीं है। जनता क्या नहीं है? निर्जीव नहीं है। जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। ये स्वयं से लेखक ने ही कहा है। द्वितीय भाग के अंत में लेखक ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। मूक माने जो बोल ना सके। जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथों में है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत मोस्ट है। संपूर्ण उपन्यास के दोनों भागों की मुख्य विशेषता यह है कि लेखक ने तत्कालीन समस्त राजनीतिक परिस्थितियों को सामाजिक कलेवर में ढालकर प्रस्तुत किया है। संपूर्ण उपन्यास के दोनों भागों की मुख्य विशेषता यह है कि लेखक ने तत्कालीन समस्त राजनीतिक परिस्थितियों को सामाजिक कलेवर में ढालकर प्रस्तुत किया है। फलस्वरूप तत्कालीन परिदृश्य की विद्रूपता और सच्चाई सरलता से खुलकर सामने आ जाती है। दोनों भागों का प्रत्येक पात्र अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियां भी लिए हुए है। उपन्यास स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बदलते जीवन मूल्यों की स्थिति को भी भली भांति स्पष्ट करता है। उपन्यास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बदलते जीवन मूल्यों की स्थिति को भी भली भांति स्पष्ट करता है। कुछ आलोचक यशपाल को साम्यवाद के समर्थन का आरोप लगाते हैं, लेकिन लेखक ने तत्कालीन परिस्थितियों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है। उस समय क्या वहाँ की परिस्थिति थी, उसको हूबहू लेखक ने अपने इस उपन्यास में दिखाया है, चित्रित किया है। भाषा में उर्दू और पंजाबी शब्दों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। मानी सी बात है कि पाकिस्तान और भारत की उसमें बात की गई है, और भारत में कहाँ की, पंजाब क्षेत्र की बात है, तो पंजाब क्षेत्र की बात है तो पंजाबी शब्दाना तय हैं। फिर पाकिस्तान में भाई विस्थापित हुए हैं, जो लोग इधर से उधर हुए हैं, वो लोग जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो उर्दू बोलेंगे, तो इसलिए भाषा में उर्दू और पंजाबी शब्दों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। आइए और कुछ पंक्तियां देखते हैं कि अन्याय का अनुकरण करना अन्याय का समर्थन करना ही है। ये इसी में है, और बात भी सत्य है कि अन्याय का अनुकरण करना, अन्याय का आप साथ दोगे, उसी के पथ पर चलोगे, तो अन्याय का समर्थन ही तो आप कर रहे हैं। और बखूबी ये उस समय यशपाल जी कह रहे हैं। प्रेम जीवन का यथार्थ व्यवहार है, वह केवल कल्पना और स्मृति में ही सफल नहीं हो सकता। गिल का कथन है। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उसके निर्णय पर ही निर्भर है। कितना बढ़िया कथन है। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उसके निर्णय पर ही निर्भर है। नोट करते जाइए। अपराध तो गरीबी और साधनहीनता ही है। अपराध तो गरीबी और साधनहीनता ही है। और एक बहुत मोस्ट कथन है, देखिए कि सरकारी नौकरी करनी है तो याद रखो तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी करनी है तो याद रखो तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है, तुम तो भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हो, मिस्टर रावत। इसमें एक पात्र मिस्टर रावत भी है। दूसरे भाग में इनका वर्णन है। नारी को रसोई के रसायन के ज्ञान का वैसे ही भरोसा होता है जैसे मछली को तैरने की शिक्षा पाए बिना ही किसी भी जल में तैर सकने का। जबरदस्त, शानदार, एकदम जबरदस्त है। ये पूछा जा सकता है तो उसकी दृष्टि से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि नारी को रसोई के रसायन के ज्ञान का वैसे ही भरोसा होता है जैसे मछली को तैरने की शिक्षा पाए बिना ही किसी भी जल में तैर सकने का। तो मित्रों, और हम देखेंगे कि यशपाल का जो ये उपन्यास जगत है, कथा जगत है, ये काफ़ी लंबा है। तो इनके बहुत मोस्ट उपन्यास हैं, उनको भी हम देख लें कि दादा कामरेड,
इनका उपन्यास है, 1941 में लिखा गया है। देशद्रोही है, 1943 में लिखा गया है। दिव्या है, इनका बहुत चर्चित उपन्यास है, 1945 में लिखा गया है, ऐतिहासिक उपन्यास है। और पार्टी कामरेड है, 1946 में लिखा गया है। और मनुष्य के रूप में है, 1949। अमिता है एक, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है, 1956 में लिखा गया है। झूठा सच आप लोग जान ही रहे हैं कि राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण है। भाग 1 और भाग 2 दो भागों में है, 1958 और 1960 ईस्वी में। दूसरा भाग जो है स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। झूठा सच भाग 2 12 घंटे 1962 ईस्वी में लिखा गया है। अप्सरा का श्राप है, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है, 1965 में लिखा गया है। क्यों फंसे 1968 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। और लास्ट उपन्यास के रूप में मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। मित्रों, मैंने इसका एक सूत्र बनाया था कि दादा कामरेड हुआ देशद्रोही, दिव्या पार्टी कामरेड पर हुई आरोही, मनुष्य के रूप में अमिता को निकालना पड़ा झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बातों से कोई नहीं पाएगा बच। ये इसका सूत्र है कि दादा कामरेड हुआ देशद्रोही, दिव्या पार्टी कामरेड पर हुई आरोही, मनुष्य के रूप में अमिता को निकालना पड़ा झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बातों से कोई नहीं पाएगा बच। तो सूत्र को पढ़ते समय अगर उपन्यास को जानना है तो कैसे, दादा कामरेड हुआ देशद्रोही, दो हो गए, दिव्या पार्टी कामरेड पर हुई आरोही, दिव्या और पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप में अमिता को निकालना पड़ा झूठा सच, मनुष्य के रूप में अमिता झूठा सच, 3 उपन्यास हो गए। मेरी तेरी उसकी बातों से कोई नहीं पाएगा बच, मेरी तेरी उसकी बात। बीच में 2 उपन्यास आते हैं, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, 62 और 65। तो ये मतलब उपन्यास का सूत्र था। बाकी सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है याद करने का। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 3 दिन और बचे हुए हैं यूजीसी और नेट के एग्जाम के लिए। अब हम आप लोगों के लिए सम्मिलित रूप से सारा उपन्यास, सारी कहानी और सारी छोटी लघु विधाएं और सारे नाटक एक एक वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।